नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बैठक हुई है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की ये बैठक हुई है। बोर्ड की पहली बैठक में अहम चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बोर्ड की पहली बैठक में अहम चर्चा हुई है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की ये बड़ी और अहम बैठक हुई है। पहली बैठक हुई है आज। इस बैठक में चर्चा हुई है। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। असंगठित कर्मकार की ये बैठक हुई है। बोर्ड की ये पहली बैठक है। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वही साथ ही साथ कई अहम फैसले भी इस दौरान लिए गए। सीएम धामी इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार ये बैठक होते हुए नजर आ रही। सचिवालय में ये बैठक हुई है, तमाम मुद्दों पर मुहर लगी और साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा भी हुई है। सचिवालय में सीएम धामी की एक अहम और बड़ी बैठक हुई है। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में विभिन्न महानुभावों को विभागीय दायित्व सौंपे हैं, जिसमें प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और अनुश्रवण में मदद मिलेगी। इस मौके पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया है कि जिन व्यक्तियों को दायित्व सौंपे गए हैं उनमें हरक सिंह नेगी, ऐश्वर्या रावत, गंगा वेस्ट, श्याम अग्रवाल, शांति मेहरा, भगवत प्रसाद मकवाना, हेमराज वेस्ट और जो प्रमुख व्यक्ति थे वो शामिल थे। इन विभागीय दायित्वों को संबंधित कार्यों में सुधार और प्रगति की उम्मीद है। जहां मुख्यमंत्री ने विभागीय दायित्व सौंपे हैं और साथ ही साथ इन योजनाओं में सुधार को लेकर के ये बड़ा बदलाव किया गया है। विभागीय दायित्वों से योजनाओं में सुधार होगा, उनका ये कहना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये विभागीय दायित्व लोगों को सौंपे। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खनेरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ने जो ये विभागीय दायित्व सौंपे हैं, कौन है वो लोग और साथ ही क्या कुछ दायित्व रहेंगे? जिस तरह से दायित्व बंटवारा सरकार में किया जाएगा और अभी कुल 20 लोगों को दायित्व दिया गया है, जिसमें कुलदीप कुमार है, रामचंद्र गौड़ है, रेणु अधिकारी है, अजय कोठियार है, श्याम अग्रवाल है, हरक सिंह रावत है, हरक सिंह नेगी है, शांति मेहरा है, ऐश्वर्या रावत है, शायरा बानो है, गंगा बिष्ट है, भगवत प्रसाद है, हेमराज बिष्ट है, फूलचंद है। इसके अलावा रामचंद्र नौटियाल है, रजनी रावत है और जो ओम प्रकाश है वो भी इसमें, उनका नाम भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ भुवनेश उपाध्याय है और साथ ही साथ ऋषि कंडवाल हैं, वीरेंद्र दत्त सेमवाल हैं और श्याम नारायण पांडे हैं। तो कुल मिलाकर के 20 लोगों को दायित्व दिया गया है पूजा। और ऐसे में वन महकमे से लेकर के और महिला उद्यमी परिषद का हो या फिर राज्य महिला आयोग का हो, सभी को यहाँ पर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे खास बात है कि जो शायरा बानो है उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। और ऐसे में शायरा बानो इसलिए भी चर्चित रही हैं क्योंकि जो 3 तलाक का जो मामला था सबसे पहले उन्होंने उठाया था और उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी अंतिम रूप तक, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं। तो कहीं न कहीं तमाम महिलाओं को भी यहाँ पर जगह देने का काम किया गया है। इनाम के तौर पर उनको एक लाल बत्ती यहाँ पर दी गई है और जिस तरह से तमाम जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर अभी कुल मिलाकर के पूजा 20 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो आने वाले समय में यानी कि ये लिस्ट दूसरी जो लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो कामकाज है पूजा उसे कम करने के लिए सरकार इस तरह से दायित्व देती है। और हर बार भी है, अब महज कुछ ही समय बाकी बच गया है क्योंकि अब बहुत नजदीक विधानसभा के चुनाव भी हैं, यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी 25 है और 26 यानी कि 1 वर्ष के बाद अगले साल जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज 1 से 1.5 साल का समय है। तो ऐसे में दायित्व भी लोगों को दिए जा रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह से कोई भीतरघात न हो, कोई कलेश न हो और जिस तरह से समन्वय है वो आपस में बना रहे, चाहे वो पार्टी के साथ हो, सरकार के कामकाज हो, तो उनको सफलता करने के लिए दायित्व दिए गए हैं। जी पूजा।
हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए उत्तराखंड में लगातार ये देखा जा रहा है कि सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे, चाहे वो बीते दिनों हम कई जगहों के नाम बदलने की बात करें, चाहे वो अभी अगर दायित्व सौंपने की बात करें, तो ऐसे में ये जो दायित्व सौंपे गए, आपने कहा कि आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव है, इसको लेकर के सौंपे गए, तो इन दायित्वों के तहत क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी, क्या कुछ आने वाले दिनों में उत्तराखंड में विकास और बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया पूजा, क्योंकि जिस तरह से सरकार के जो कामकाज होते हैं उनको सफलता देने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए इस तरह से दायित्व दिए जाते हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से पार्टी के अंदर कोई विरोधाभास न हो, अंदरूनी कलेश न हो और आपस में तालमेल बना रहे, चाहे वो संगठन के साथ हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ हो, तो कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है कि जिन लोगों का जो इससे पहले जो चुनाव हुए, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हुए हों या फिर इसके अलावा लोकसभा के चुनाव हुए हों और या फिर विधानसभा के चुनाव हुए, जहां पर लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है उन लोगों को इनाम के तौर पर उनको दायित्व दिए गए हैं और जिम्मेदार विभाग दिए गए हैं। तो इससे बिल्कुल स्थिति साफ है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा ये रहती है कि आपस में तालमेल बना रहे और दायित्व इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि सभी जो लोग हैं वो नाराजगी उनमें न हो, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर सम्मान मिले और इस सम्मान के साथ साथ वो आने वाले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। अच्छी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। वही राज्य के 8 शहरों में 23 स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। इसके लिए जो लेगेसी प्लान है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जा चुका है। इसके तहत 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए विदेश से मंगाए गए जो करीब 100 करोड़ के खेल उपकरण की देखरेख सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ 23 खेलों की अलग अलग अकेडमी बनने से राज्य से श्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं वो भी तैयार हो सकेंगे। इस योजना पर करीब 33 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी कि बुधवार को होने वाली बैठक में लेगेसी प्लान के ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। ड्राफ्ट की खेल मंत्री रेखा आर्या के स्तर पर समीक्षा हो चुकी है। ये सभी एकेडमी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम और परेड ग्राउंड, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, गोलापार स्टेडियम समेत 8 शहरों के उन्हीं स्थानों पर शुरू होगी। वही बीते दिनों धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के कई जगहों के नाम बदल दिए हैं और इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक और जहां कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार की कोशिश बताया, तो वही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को भटका रखा है और भटका हुआ आदमी ऐसी भटकती हुई बातें क्या करेगा। ज्योति प्रसाद गोरेला ने यह कहा कि कांग्रेस भटकती हुई आत्मा का संगम है। बहुत अच्छी कोशिश है। त्रिवेंद्र रावत जी के बयान से अवैध खनन को लेकर जो सदन में उन्होंने बयान दिया, उससे उत्तराखंड भाजपा में घमासान मचा हुआ था। तो पूरा ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जनता, विपक्ष और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये अच्छी कोशिश दिखाई पड़ती है। एक आध नाम बदले होते तो मंशा पर सवाल नहीं उठता, लेकिन 15-20 नाम आप एक साथ बदल देंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो आप 35 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी दे थे, तो मोदी धामी किट बांटेंगे, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, और अब आप ईद के दिन इतने सारे नाम बदल रहे हैं। उसका रीजन ये भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपके पास अपना कहने को कुछ नहीं है। जन भावनाओं के अनुरूप, संस्कृति और विरासत के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ स्थानों के नाम परिवर्तित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जिन महान लोगों ने देश की विरासत के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए काम किया और देश के लिए अपने बलिदान दिया, ऐसे इस निर्णय से, निश्चित रूप से इस निर्णय से ऐसे लोगों को से लोग प्रेरणा लेंगे। और इसके साथ ही जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में आकर के जिन्होंने हम पर कई अत्याचार किए और उनको इतिहास के पन्नों में महानतम दर्शाने का काम किया गया, ऐसे लोगों से भी लोग आम जनता अवगत होगी। वही वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि इस बिल को लेकर के जिन लोगों के हित के नाम पर इस बिल को बनाया जा रहा है, उन सबके मन में कई आशंकाएं और सवाल हैं।
सरकार ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। पहले भी जब बिल में संशोधन हुए तो सवाल उठे और बातचीत से उसका हल निकाला गया, लेकिन सरकार इसका समाधान ही नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा है। इसके पीछे आपकी वोट बैंक की राजनीति है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा। वही देहरादून और हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरिद्वार में सघन चेकिंग अभियान चलाया। 3 जो टीमें हैं उन्होंने भगवानपुर, सिडकोल और हरिद्वार के बाजारों में छापे मारे और कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए। साथ ही साथ 25 किलो आटा भी इस दौरान जब्त किया। अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। काफ़ी लोग हमारे जिले में भी बीमार हुए थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे खाद्य आयुर्वेद द्वारा निर्देश किया गया कि हर जगह पूरे जनपद में सघन अभियान चला जाएगा। उसी को देखते हुए आज हमने 3 टीमें बनाई थी। 3 टीमों में से एक टीम जिसमें मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था, हमारे साथ एसडीएम साहब भी थे, तो ये भगवानपुर में गए। वहाँ पे हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए और लगभग 25 किलो कुट्टू का आटा हमने जब्त भी किया। उसको हमने डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में है। वही हाल ही में राज्य में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया है और 103 मेडल भी हासिल किए। इसके बाद अब उत्तराखंड का खेल विभाग वादों के तहत खिलाड़ियों को नौकरी देने की तैयारी में जुटा है। विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया, उनकी संख्या 234 है, जो नौकरी और धनराशि की योग्यता रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही 1-2 महीने के भीतर इन खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 12 लाख की धनराशि दी जाएगी, जबकि सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 8 लाख की धनराशि, ब्रॉन्ज मेडल वाले खिलाड़ियों को 5 लाख की धनराशि दी जानी है। तो जहां 234 खिलाड़ियों ने एक अच्छा प्रदर्शन करके उत्तराखंड का नाम रोशन किया, इसी पर खेल जो मंत्री है उनकी ओर से ऐलान किया गया था उनको नौकरी देने का। इसी पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहा है। ब्रॉन्ज मेडल वालों के लिए अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं और साथ ही सिल्वर और गोल्ड मेडल वालों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया। तो अभी अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का 7वां स्थान है और इसी के साथ उत्तराखंड लगातार खेल के मैदान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही है ताकि आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं, वो खेलों की ओर अपने आप को आकर्षित कर सके। और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जिनको खेलों में दिलचस्पी है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियों के चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बार उत्तराखंड जो है वो 7वें पायदान पे आया नेशनल गेम्स में। हमने 103 पदक जिसको कहा जाए पाए हैं और कुल 22 गेम्स में। तो इस तरह से हमारे जो खिलाड़ियों की संख्या जगह टोटल 234 खिलाड़ी नौकरी के लिए अहर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम न सिर्फ उनको नौकरी दें बल्कि उनको जो धनराशि हमने कमिट की है, जिसमें कि गोल्ड मेडल वाले को 12 लाख और उसी अनुपात में अन्य को मिलेगा, तो वो सभी हम अगले 1-2 महीने के अंदर कर लेंगे। वही हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष राजीव शर्मा और वार्ड 7 के सभासद रॉबिन सिंह के बीच बैठक के दौरान जमकर विवाद हुआ। सभासद ने पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, विकास कार्य ठप पड़े हैं और जब इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए तो अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कि विवाद बढ़ गया। वहीं सभासद रॉबिन शर्मा ने भी क्षेत्र का विकास नहीं होने को लेकर के नाराजगी जताई। दूसरी ओर राजीव शर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस विवाद के बाद नगरपालिका में हलचल भी तेज हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर शहर में 4 किताबों की दुकान पर प्रशासन और राज्य कर विभाग की टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान ही विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में ISNB नंबर और साथ ही बारकोड न होने और अन्य जो अनियमितताएं हैं वो मिलने के संबंध में कोतवाली नगर पर 4 अलग अलग अभियोग पंजीकृत करने गए थे।
अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत ही उक्त जो प्रतिष्ठान है उनके संचालकों द्वारा लगातार किताबों की बिक्री की जा रही थी, जिसके संबंध में एसएसपी देहरादून को प्राप्त सूचना पर अपराध की पुनरावृत्ति होने और साथ ही रोकने हेतु प्रशासनिक टीम गठित करने के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट प्रेषित किया गया। पुलिस द्वारा प्राप्त जो रिपोर्ट है उसमें जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उक्त जो चारों प्रतिष्ठान है उसको सीज करने के आदेश निर्गत किए गए। तो जहां प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया था, 4 किताब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर यह पाया गया कि न तो बारकोड स्कैनर्स हैं और साथ ही साथ तमाम ऐसे अनियमितताएं थी जो इस दुकानों पर पाया गया, जिसको लेकर के कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आई है और इन सभी दुकानों को सीज किया गया और साथ ही अन्य जो दुकानें हैं उस पर भी नजर बनाए हुए हैं और अन्य दुकानों पर भी लगातार छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ जो अनियमितताएं हैं उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार काम करते हुए नजर आते। देहरादून से ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम वहां पर निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन कई अनियमितताएं इन दुकान के स्टॉल्स पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन दुकानों को सीज किया और साथ ही कई दुकानदारों को ये कार्रवाई के लिए बोला भी गया है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो अगली बार कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। वह तीर्थ नगरी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेलवे रोड और हरिद्वार रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदारों ने सड़कों पर अपनी दुकानें सजा ली थी, जिसको लेकर के जिनका जो सामान है वो नगर निगम टीम ने जब्त किया है। वही पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा दुकानदारों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया है। प्रशासन की लगातार चल रही जो इस कार्रवाई है उससे अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है और अब वो सड़क पर सामान लगाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां रेलवे और जो अन्य जगह है वहां पर लगातार कार्रवाई करते हुए उन दुकानों पर नजर आ रहा है जो रोड पर बिना परमिशन के ठेले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई करती, क्योंकि देखिए यही सारे जो वजह होते हैं, जैसे नो पार्किंग जोन में गाड़ी को पार्क करना और साथ ही कहीं भी मनमाने तरीके से ठेले लगा देना, वो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो एक बड़ी वजह बनती है, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा है और इसी के मद्देनजर तमाम कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। और अवैध पार्किंग में अगर कोई गाड़ी लगाते हुए पाया गया, हालांकि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बिना किसी परमिशन के जो ठेले लगाने वाले बंदे हैं उन पर जरूर कार्रवाई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सड़कें भले ही चौड़ी होती है, लेकिन इन दुकानदारों की वजह से वो सड़कें छोटी हो जाती है, जिससे लोगों को अक्सर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, जहां बेमाने तरीके से जो फल के ठेले लगाए थे, जो सब्जी के ठेले लगाए थे, उनको जब्त किया गया, उनके सामान को जब्त किया गया और साथ ही साथ उनको निर्देशित किया गया और उन्हीं की जैसे जो अन्य जो ठेले वाले उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। वही हरिद्वार के गुलकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने कुलपति ऑफिस पहुंचकर रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग की गई। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कर्मचारियों का एक कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी मांगों को लटकाया जा रहा और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे और इसीलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। 4-5 साल से अब से रजिस्ट्रार साहब आए हैं। इन्होंने सिर्फ लंबित ही करी हैं मांगे और कोई भी जब भी कोई किसी काम को करने का जब भी माहौल बना है तब इन्होंने अपना रूल ढूला रवैया अपनाया है और इस रवैये को ये छोड़ नहीं रहे हैं। इसी काम को लेकर जब से स्ववित्त पोषित एक वर्ग है हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, उसको इन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रख दिया कि उन 80-90 लोगों के कर्मचारियों के घरों का इन्होंने वेतन में और उनकी सैलरी में लगातार अनियमितताएं करते आ रहे हैं और इनकी
काम की करने की इच्छा बिल्कुल इस ढंग से हो गई जैसे कि कोई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मालिक हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में एक शातिर गैंगस्टर एहसान को मुठभेड़ में घायल कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम था और वह विकासनगर गौकशी मामले सहित कई अन्य अपराधियों में वांछित था। वही पुलिस के अनुसार एहसान पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गौकशी, गौतस्करी और गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध शामिल है। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का निवासी है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी वांछित था। पुलिस ने सहसपुर क्षेत्र के तिमली धरमवाला में एक बाइक सवार बदमाश को चेकिंग पॉइंट पर रुकने का इशारा किया। बदमाश ने रुकने की बजाय पुलिस से बचने की कोशिश की और भाग निकला। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और तिमली के जंगल में उसे घेर लिया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। वहीं इस मुठभेड़ में एहसान के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एसएसपी और एसपी विकासनगर ने घटना की जानकारी ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क पर ही पलट गई, जिससे कुछ लोग सीधे गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में एक नेपाली मूल के व्यक्ति की मौत हो गई है। वही साथ ही 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को निजी वाहनों से सीएचसी पहुंचाया गया। वही सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आई। 108 एम्बुलेंस, पुलिस, एसडीआरएफ और साथ ही राजस्व विभाग की जो टीमें थी वो तुरंत मौके पर रवाना हुई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में हालांकि हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि वाहन सक्रिय और दुर्गम सड़क पर था, जहां जरा से भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। हालांकि अभी तक हादसों के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही। वह उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देश विदेश के जो पर्यटक हैं उसके लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि गौमुख ट्रैक मार्ग पर अधिक हिमपात और भूस्खलन है, जहां पार्क प्रशासन मार्ग को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी ने बताया है कि पार्क में नेलांग घाटी, गर्तांगाली और साथ ही साथ गौमुख ट्रैक और 7 जो ताल हैं वो सहित अन्य सुंदर स्थानों पर पर्यटक सैर कर सकते हैं। चारों के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंदमय होकर यहाँ से जाएंगे। जैसे कि गंगोत्री गौमुख जो ट्रैक रूट है वो भारी हिमपात व भूस्खलन होने के कारण अभी जगह जगह उसमें मरम्मत का कार्य किया जाना है, जो कि अभी गतिमान है और हम आशा करते हैं जल्द ही वो ट्रैक मार्ग पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। फर्स्ट ट्रैकर हैं और गर्तांग वैली में आए हैं, तो क्या कहेंगे? हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर हैं यहाँ पे, जो कि गर्तांगली में आए हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गर्तांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है गर्तांगली का, ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे, मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गर्तांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग गर्तांगली ट्रैक करेंगे। फर्स्ट ट्रैकर हैं और गर्तांग वैली में आए हैं, तो क्या कहेंगे? हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर हैं यहाँ पे, जो कि गर्तांगली में आए हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गर्तांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है गर्तांगली का, ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे, मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गर्तांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग गर्तांगली ट्रैक करेंगे। जी सभी लोगों के लिए नमस्कार। और आज हमारे गंगो नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के खोल दिए हैं। और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री गौमुख के जो ट्रैक है, हालांकि थोड़ा अभी बंद है, अभी नहीं खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें साफ़ सफाई अभी काम भी चल रहा है और काफ़ी अभिलांच आ रखे हैं, तो उसी के बाद उसको खोल दिया जाएगा। बाकी जितने भी गेट हैं हमारे गर्तांगली हो या नेलोंग के लिए खोल दिए गए हैं।
तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।